चुनाव का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं होता। असल में ये किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम को, उसकी धड़कन को समझने का एक मौका है, ताकि शासन सिर्फ चले नहीं बल्कि असरदार हो। तो चलिए आज इसी नजरिए से एक कहानी को समझते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा के कालका की। देखिए, ये सिर्फ एक नाम या नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीती जागती पहेली है। यहाँ शहर की चमक भी है और गांव का संघर्ष भी, और इसे समझना ही सही शासन की पहली सीढ़ी है। तो चलिए सबसे पहले इस निर्वाचन क्षेत्र की मिट्टी और इसके मिजाज को समझते हैं, और इसकी शुरुआत होती है इसके राजनीतिक इतिहास से। कालका की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब यहां वफादारी कमाई जाती है, मिलती नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्ता का पल्ला यहां किसी झूले की तरह एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लगातार झूलता रहा है। यहां के लोग किसी को भी स्थायी जनादेश नहीं देते। तो चलिए अब जरा कहानी से निकलकर नंबरों की दुनिया में चलते हैं। इन आंकड़ों को हमें उस इलाके के वाइटल साइंस यानी सेहत के जरूरी संकेतों की तरह देखना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंकड़े, ये नंबर हमें बता क्या रहे हैं। आइए जरा इनकी गहराई में उतरकर देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये दशकों की कहानी बस कुछ नंबरों में बयां कर देती है। आप देखिए कैसे कांग्रेस 2005 में अपने शिखर पर थी, फिर 2014 में लगभग सिमट गई और फिर 2019 में एक जबरदस्त वापसी की। यह सीधा सीधा सबूत है कि यहां के वोटर का मूड कितनी तेजी से बदलता है। 79.31%। सोचिए, 2014 में इतना जबरदस्त मतदान हुआ। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि यहां के लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं। 2024 में ये थोड़ा सा कम हुआ, पर 72% से ज्यादा मतदान भी कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों की भागीदारी आज भी बहुत गहरी है और मुद्दे जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, 2024 में जीत का अंतर 10,000 वोटों से ज्यादा का था, जो कि बड़ा लगता है। पर रुकिए, याद रखिए 2019 में यही अंतर सिर्फ 6,000 के आसपास था। तो यहां कुछ भी पक्का नहीं माना जा सकता। और यह है कालका का सामाजिक ताना बाना। यहां की बनावट बहुत विविध है। इसका साफ मतलब है कि यहां कोई एक जाति या समुदाय चुनाव नहीं जिता सकता। जीत के लिए सबका विश्वास जीतना पड़ता है। एक ऐसा गठबंधन बनाना पड़ता है जो सबके सम्मान पर आधारित हो। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। जानकारी के आधार पर अपनी बात रखना, और वो भी जिम्मेदारी के साथ, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो अब तक हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब बारी है ये समझने की कि क्यों हुआ। आखिर इन नंबरों के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए अब उन असली मुद्दों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने ये नतीजा तय किया। ये देखिए, ये कोई बड़ी बड़ी बातें या राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं। ये वो रोज की तकलीफें हैं जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। टूटी सड़कें, पानी की किल्लत, रुकी हुई परियोजनाएं, यही वो परेशानियां हैं जो किसी भी सरकार को बना या बिगाड़ सकती हैं। ये बहुत शक्तिशाली राजनीतिक संकेत होते हैं। और इन सब में एचएमटी फैक्ट्री का बंद होना, ये सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं था। ये एक गहरा जख्म है, एक भावनात्मक घाव है। ये सिर्फ 1,100 नौकरियों का सवाल नहीं था, ये उस पूरे इलाके की आर्थिक रीढ़ थी। और जब उम्मीद टूटती है तो वो निराशा वोटों में दिखाई देती है। अब अगर हम उम्मीदवार की अपनी स्थिति को देखें तो एक तरफ नाम की पहचान और विधानसभा में सक्रियता जैसी ताकतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2024 की हार और जमीनी परियोजनाओं पर विश्वसनीयता का संकट जैसी कमजोरियां भी हैं, जो इस पूरे संतुलन को बिगाड़ देती हैं। तो कल मिलाकर निचोड़ यह है कि कालका में जीत का रास्ता दिल्ली के बड़े बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि कालका की गलियों, वहां की स्थानीय समस्याओं को हल करने से होकर गुजरता है। जीत जमीन पर है, हवा में नहीं। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे खाके की जो जमीन पर काम कर सके। इस पूरी रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये कार्यवाही के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा है, जिसके 4 सीधे और साफ स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है लोगों को जोड़ना, और ये जुड़ाव नारों से नहीं, बल्कि उनके असल मुद्दों को समझकर और उन्हें हल करने की कोशिश करके होगा। एक ऐसा गठबंधन बनाना जो जाति धर्म से ऊपर उठकर साझा हितों की बात करे। दूसरा स्तंभ है विकास का एजेंडा, लेकिन यह सिर्फ वादों वाला एजेंडा नहीं, बल्कि ठोस नतीजों वाला। एचएमटी को वापस कैसे लाएंगे?
सड़कों की मरम्मत कब तक होगी? पानी की सप्लाई कैसे सुधरेगी? इन सवालों के विश्वसनीय जवाब देने होंगे। तीसरा स्तंभ है डिजिटल और युवा शक्ति। आज के दौर में युवाओं तक पहुंचना, उनकी भाषा में बात करना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है, ये संवाद के नए और शक्तिशाली पुल हैं। और गलत सूचनाओं का तुरंत जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा। और चौथा और बहुत जरूरी स्तंभ, विपक्ष का प्रबंधन। अपने विरोधियों को समझना, उनकी रणनीति का अंदाजा लगाना और जहां जरूरी हो सत्ता विरोधी वोटों को बंटने से रोकने के लिए सही गठबंधन बनाना। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई शॉर्टकट या एक बार का समाधान नहीं है। ये एक लंबी और सच्ची प्रतिबद्धता की मांग करता है। शासन कोई चुनावी मौसम का काम नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, लगातार सुनने की, जवाब देने की और भरोसा बनाने की। और जब हम लोगों से लगातार जुड़ते हैं तो उनका भरोसा जीतते हैं। आज के डिजिटल दौर में लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान करना, जैसा कि हमारे डेटा संरक्षण कानून भी कहते हैं, ये विश्वास बनाने की पहली शर्त है। तो खाका तैयार है, ब्लूप्रिंट मौजूद है। अब बस इसे हकीकत में बदलने वाली इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसका जवाब भविष्य ही देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य: राजनीति से परे।